अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अजहान की मेडिकल रिपोर्ट कई बार अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी इर्तिज़ा दोबारा से अपने सामने खोले बैठा था, मगर सोच के घोड़े अपनी लगाम तोड़े माहिन की सिमत दो रहे थे। कई बार माहिन को देखने की चाह में दिल ने सर तोड़ कोशिश की थी, मगर इस कोशिश को इर्तिज़ा शाह ने बड़ी आसानी से थपक कर सुला दिया था। रिपोर्ट्स आगे रखे अभी माहिन को सोच को झटकता हुआ इर्तिज़ा सामने खुली रखी हुई रिपोर्ट्स पर झुका था। क्या मैं अंदर तशरीफ ला सकता हूँ डॉक्टर इर्तिज़ा शाह? काफी देर तक दरवाजे पर खड़े हुए डॉक्टर आमिर शहजाद, जो कि इत्तजा को गहरी सोच में खोए हुए चेहरे पर कभी मुस्कुराहट तो कभी संजीदगी के तासरात देखते हुए वो अंदर आने की इजाजत तलब कर रहे थे। आपको कब से मेरे कैबिनेट में आने के लिए इजाजत की जरूरत पड़ने लगे? रिपोर्ट्स बंद करता हुआ डॉक्टर आमिर को देखकर मुस्कुराया था। जब से तुम्हारी शादी हुई ना, जब से। क्या पता किसी टाइम भाभी जी यहाँ पर तशरीफ फरमा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हस्बैंड और वाइफ के प्राइवेट मोमेंट्स में दाखिल देकर मुझे कबाब में हड्डी थोड़ी बनना है। शोही से कहते हुए चेबा बैठते हुए इत्सा को देखकर लब दबाए वो अब मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। आपको जेब नहीं देती इस उम्र में ऐसी बातें। डॉक्टर आमिर की बात पर चबाकर कहता हुआ उसकी उम्र पर चोट कर गया था। अब इस उम्र में अब इसमें उम्र कहाँ से बीच में आ गई है? जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई है तुम्हारी और छेड़ने का हक तो बनता है ना। आम से लहजे में बोलते हुए मुस्कुराए थे। इर्तिजा को खामोश बैठे देखकर वो अपने बाप पर आए थे, जिस वजह से वो यहाँ पर इर्तिजा के पास मौजूद है। चलो मजाक से हटकर पूछता हूँ, क्या तुम भाभी को मिस कर रही हो? जवाब की जगह खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी का मतलब मैं ये समझो कि तुम भाभी की शदीद याद आ रही है। आमिर से नजर चुराए हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। हकीकत में तो उसका दिल चाह रहा था कि वो अब उड़कर माहिन के पास चला जाए, मगर अन्ना आरे आई हुई थी। माहिन की तरफ से भी कोई पहल जो नहीं हुई थी। लब दबाए हुए वो अपने लफ्जों का गला गोंद क्या था, तली से सोचता हुआ मुस्कुराया था। माहिन की तरफ से कोई भी पकाल या मैसेज नहीं आया क्या तुम्हें? बिल्कुल दुरुस्त अंदाज पर इत्ता हैरानगी सामने की तरफ गर्दन मोड़कर मुस्कुराता हुआ देखकर वापस से रूह मोड़ गया था। मियाँ बीवी के रिश्ते में अन्ना नहीं होनी चाहिए। जिस रिश्ते में यह अन्ना आ जाती है ना, फिर वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता इर्तिजा। और मियाँ बीवी के रिश्ते में तो अन्ना होनी ही नहीं चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक झुक जाए तो इस रिश्ते की उम्र तवील और मजबूत हो जाती है। अब मुझे ही देख लो, बहुत बार मेरे और शीजा के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इत्सा के कांधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर गलती मेरी होती तो मनाने में पहल भी मैं ही करता हूँ, अगर गलती शीजा की हो तो वो भी पहल करता हूँ। आहर में शरारत से मुस्कुराए थे। और यहाँ पर गलती तुम्हारी है इर्तिजा, और माहिन की नाराजगी बढ़क है। कोई अपने वलीमे की दुल्हन को बिना बताए ऐसे आता है क्या? उससे कौन सा फर्क पड़ता है? दिल में माहिन की सख्त रवैये को सोचकर अफसुदा हुआ था, जबकि तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारा यहाँ पर रहना इतना जरूरी है नहीं है। फिर भी आमर की बात पर इत्तजा की नजर शर्मिंदगी से झुकी थी। तुम्हारी और माही की कोई लव मैरिज नहीं हुई है जो तुम उसकी काज की आस लगाए यहाँ पर बैठे हो 3 दिन से। अरेंज मैरिज है तुम्हारी। वक्त के साथ ही तुम एक दूसरे को समझोगे, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ तुम अना लगाए बैठे हो और वहां पर माहीन नाराज बैठी हुई है तुमसे। यही दिन है तुम दोनों के दूसरे को समझने और अच्छे से जाने के। उसे कहीं लेकर जाओ, बल्कि अपने हनीमून पर चले जाओ। एक साथ घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे को समझोगे ना कि एक दूसरे के दरमियान के फासले मिटाओ, ना के बढ़ाओ। खामोशी से डॉक्टर आमिर की बातें सुनता हुआ इत्सा पेशमान हुआ था। तुम यहाँ हफ्ता में पेशेंट के साथ हनीमून बना रहे हो और वहां पर वो बेचारी हवेली में मुलाजमों के साथ अपनी नई जिंदगी के हसीन पल हड़ाप कर रही है। इर्तिजा डॉक्टर आमिर के सीधा चेहरे को हैरत से देख रहा था। आपको कैसे पता ये सब? तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है। डॉक्टर आमिर की बात पर वो सर खुजाते हुए मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था। मुझे बाद में देखते रहना, चलो अब फोन मिलाओ भाभी को। इत्तजा के देखने पर चोट करते हुए मुस्कुराए हुए थे। क्यों? वो भी तो कर सकती है ना, उल्टा सवाल पूछते हुए अपने चिपा बैठा था। क्यों को छोड़ो और तुम भाभी के साथ ये अपनी मसनूई नाराजगी खत्म करो। अच्छे से जानते हो तुम्हारी शक्ल पे बजते 12 की वजह। डॉक्टर आमिर की बात पर वल्लभ दबाए मुस्कुराया था। 4 साल बिना किसी कसूर के तुमने बहुत कुछ गनवा दिया। इत्तजा खुद को मुजरम ठहरा कर अब गलती मत करो और भाभी को फोन करो। सुर आंखों से आमिर को देता हुआ इत्तजा टेबल पर रखे हुए अपने सेल फोन को हाथ में लिए हुए आमिर से मुहातब हुआ था। आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बच्चों के अंदाज में बोलता हुआ इत्तजा डॉक्टर आमिर के फलक शुगाफ कह के पर मोहब्बत से मुस्कुराया था। चलो भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम आराम से फोन बात करो। मुस्कुराकर इत्तजा की तरफ देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े थे। आज आज आपने अपनी उम्र के हिसाब से बात है। इत्तजा की शर्तें पर वो फकत मुस्कुराए थे। कल डिनर मेरे घर पर है, तुम्हारा और माहीन का। ये सूची में पहली तुम्हारी और दूसरी
दोबारा से तुम्हारे अस्पताल ज्वाइन करने की खुशी में, और मैं कोई भी इनकार नहीं सुनने वाला। इत्तज़ा के खोलते हुए लब्बों को देखकर इंगश की उंगली से उसे तनबिया कर गए थे। जो हुक्म साईं। अपने सर को हल्का सा हम देता वो खुलकर मुस्कुराया था। इर्जा को अपनी कई बातों पर इतनी अच्छे तासर पर बेहोशी महसूस करते वहां से गए थे। काश बाबा सरकार ये सारी बातें आप मुझे सिखाते। महीन को फोन करने का इरादा तर्क करता हुआ वह हवेली जाने के लिए खड़ा हुआ था। गुलाम रसूल आराम से चलाओ गाड़ी। बिन मौसम में बरसती हुई बारिश से उसे उकताहट महसूस हुई थी। बारिश की वजह से आधे घंटे का सफर 2 घंटे में जो बदलने वाला था। एक पल की ताहिरी भी उसकी जान निकल रही थी। जी सरकार साईं। आराम से गाड़ी चलाता वो अपने साथ बैठे हुए इत्सा को सीट की पुश पर सर टकाए हुए देखकर मुस्कुराया था। गाड़ी जैसे ही हवेली में दार हुई थी, इत्सा के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रेंगे थे। जाओ तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। 3 दिन से गुलाम रसूल भी इत्सा के साथ अस्पताल में था। जी सरकार साईं। इर्तिजा के खुशगवार लहजे पर वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरा था। सड़क क्वार्टर की तरफ खुद को बीकने से बचाते हुए गुलाम रसूल को भागता देखकर वो दिल में मुस्कुराया था। नाम क्या है तुम्हारा? काफी देर वो बरसती बारिश में पूरी बीत चुके थे। अपने सामने खुद को बीकने से बचाती हुई मुलाजमा शेड के नीचे जा खड़ी थी। महीन के पुकारने पर वो मुस्कुराकर अपनी बीबी साईं को देख रहे थे। सूखा नाम है मेरा बीबी साईं। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। महीन के साथ तारीफ करने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी होती है। कब से हो तुम यहाँ पर? सूखा। अचानक से बारिश मजीद तेजी के साथ ही गरजते बादलों और करकती हुई बिजली के खौफ से वह भागती हुई सूखा के करीब आए थे। महीन को अपने गीले बालों को कान के पीछे करते हुए देखकर मुलाजमा यकटक उसको देख रहे थे। मैं तो बीबी साईं पैदा भी इसी हवेली में हुई हूँ। महीन को इस तरह से खुद से बात करता देखकर वो खुद को आसमान में महसूस कर थे। अच्छा। सूखा के अंदाज पर वो मुस्कुराई थे। इस वक्त कौन आया है? गाड़ी के वापस महीन ने सवाल किया था। दिल में तो इत्तजा के आने का ख्याल आया था। फौरन से झटक गए थे। मैं अभी भी देख कर आती हूँ। बंद आंखें करती हुई महीन आसमान की तरफ मुंह किए हुए सूखा के वापस ने गर्दन हिलाकर जाने की इजाजत देती वो मुस्कुराए थे। बहुत ही गलत किया मैंने। अपने ही साथ बिना समझे गलत फहमी पा दी और अब उस डाटा जलाद को देखने का दिल कर रहा है। अस्पताल में हुई अपनी और इर्तिजा की मुलाकात याद करती वो पहली बार इर्तिजा को सोचती हुई मुस्कुराए थे। बाएं हाथ की उंगली में पहनी हुई इर्तिजा की दी गई रिंग पर वो लब लग गए थे। डाटा जलाद में इंसानियत भी है, ये जानकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? अपने आप से सवाल करते हुए वो पुरसोच अंदाज में आंखें बंद किए हुए खुद पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से पुरसकून महसूस कर रहे थे। तुम ऊपर क्या कर रही थी इतनी तेज बारिश में? सूखा को छत पर आता देखकर इर्तिजा ने इस्तफसार किया था। वो सरकार साईं बीबी साईं के साथ ही सर झुकाए हुए वो डरी हुई थी इर्तिजा की अचानक मौजूदगी से। बीबी साईं? रामा की बात कर रही हो? इर्तिजा को रामा का गुमान हुआ था, क्योंकि शादा बेगम तो वैसे ही बारिश के शुरू होते ही बिस्तर में घुस जाती थी। वो सरकार साईं, वो महीन बीबी साईं नजर झुकाए हुए बोली थी। महीन है ऊपर? महीन के नाम पर वह हैरान हुआ था। जी सरकार साईं, वो बीबी साईं का बारिश में नहाने का दिल चाह रहा था, इसलिए। मजीद आगाह करती वो वापस से छत पर जाने के लिए मुड़ी थी ताकि जाग कर महीन को इर्तिजा के आने की इतला दे सके। तुम जाओ और हवेली की सारी लाइट्स बंद कर दो। महीन के बारिश में भीगने की खबर पर मुजब से हुक्म करता हुआ खुद छत पर जाने की खातिर बढ़ा था। एक बात और, सब मुलाजमिन अपने कमरे में जाओ। मुझे हवेली में कोई भी ना दिखे। अगर कोई एक भी मुलाजम मुझे दिखा तो तुम और वो अपने जाने की तैयारी बांध देना। गुस्से से तनबीह करता हुआ इर्तिजा सूखा के वजूद में खौफ की लहर दुरा गया था। फौरन से पहले वो वहां से भागी थी। अब यहाँ पर क्या करिए महीन? इर्तिजा की आवाज उसे अपना वहम लगा था। महीन? आपकी बार वो थोड़ी ऊंची आवाज में पुकार रहा था। इतनी अच्छी बात में भी मुझे अपने जलाल शोर की आवाज क्यों आ रही है? उसे मुहातबती वो वापस से मगन हुए थे। पागल है क्या ये लड़की? उससे बोल रही है, बात कर रही है, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मेरी आवाज सुनाई ना दे रही हो। महीन को उसे बड़बड़ाते देखकर वह परेशान हुआ था। गरजते हुए पातलू और करकती हुई बिल्ली से दौड़कर वह दोबारा से शेड के नीचे आ खड़े हुए थे। कहाँ रह गई ये सूखा? खौफ से सोचती हुई अपने पीछे किसी का साया देकर घबराए थे। कौन है? डर में आवाज में भी जैसे गले में अटकती हुई महसूस हुए थे। इर्तिजा शाह। महीन के खौफ को बाहुबी समझा था। इर्तिजा शाह मतलब? पीछे मुड़ती हुई अपना नाम दोहरा गए थे। मतलब मैं हूँ इर्तिजा शाह। लफ्ज़ पर जोर देता हुआ महीन के कंफ्यूज चेहरे को हैरत से देख रहा था। ये सच में है या वहम है मेरा? ज़रे लब बड़बड़ाती हुई इर्तिजा के चेहरे पर अपने ठंडे हाथ रखती हुई अपना कंफ्यूजन दूर करती हुई एकदम से पीछे हुई थी जैसे करंट लगा हो। महीन की अजीबोगरीब हरकतों को देता हुआ जी चाया था। महीन, आप सुन रही है ना? आपकी बार वो जरा गुस्से से मुहातब हुआ था। हाँ सुन रही हूँ। इर्तिजा को अपने रूबरू देखकर वो अब भी हैरान थे। सूखा?
یہ لائٹس کیوں بند کروا رہی ہو؟ اپنے کمرے سے باہر آتی ہوئی شاہدہ بیگم لائٹس آف کرتی ہوئی سوکھا سے پوچھے تھے۔ شاہدہ بیگم کے پوچھنے پر وہ مزید گھبرائے تھی۔ بی بی سرکار، وہ سائنس سرکار کا حکم ہے۔ ارتضا آ کیا ہے؟ حیدر تو اپنے کمرے میں کب سے جا چکا تھا اور دلاور شاہ تو کب سے سو چکے تھے۔ شاہدہ بیگم کے پوچھنے پر وہ گردن ہلا گئے۔ کہاں ہے؟ ارتضا کے آنے کی خبر انہیں خوشی بخش گئے تھے۔ بی بی سرکار، وہ بی بی سائن کے ساتھ ہیں، چھت پر۔ اچھا، تم جاؤ اور جو حکم شاہ نے دیا ہے وہ پورا کرو۔ شاہدہ بیگم کے کہنے کے دیر تھی، وہ کچن میں موجود سب ملازموں کو جانے کا کہتے ہوئے خود بھی ان کے جانے کے لیے پیچھے چل دیے تھے۔ شکر ہے شاہ تم آ گئے۔ مہین اور ارتضا کو سوچ کر مسکراتی وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھے تھے۔ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ وہ بھی اتنی تیز بارش میں بیمار پڑ گئی تو؟ مہین کو شیلڈ کے نیچے سے واپس باہر جاتا دیکھا مہین کا پیچھے سے ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ میں بیمار نہیں پڑوں گی، مجھے عادت ہے۔ نظر جھکائے ہوئے ارتضا کے فکر مندانہ انداز کو سمجھتے ہوئے عام سے انداز میں جواب دے گئے تھے۔ مہین، آپ کو ایسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ میرا دل کر رہا تھا بارش میں بھیگنے کا، اس لیے۔ اپنی کلائی پر ارتضا کی مضبوط تر گرفت سے وہ گھبرائی تھی۔ اگر اتنا ہی بھیگنے کا دل کر رہا تھا تو آپ شاور کے نیچے کھڑی ہو کر بھیگ سکتی تھی۔ بارش سمجھ کر کم سے کم اسے ارتضا سے اسی بات کی توقع نہ تھی۔ یہ آپ کا شہر والا گھر نہیں ہے جہاں پر صرف آپ اور آپ کے بابا رہتے ہیں، نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ شاہ حویلی ہے جہاں پر مکینوں سے زیادہ ملازمین کی تعداد ہے۔ اگر ایسے حلیے میں شاہ خاندان کی بہو ملازموں کے بیچ سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے میں جائے گی تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ مہین کے جسم پر چپکے ہوئے کپڑوں پر سے وہ استحقاق ہونے کے باوجود بھی نظریں چرا گیا تھا۔ خود پر نظر ڈالتی وہ اپنے گیلے دوپٹے سے خود کو ڈھانپنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ شرمندہ ہوئی تھی ارتضا کے سامنے۔ سوری، نظریں نیچے کیے ہوئے وہ انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہوئے تھے۔ سوری کرنے سے ضرورت نہیں ہے، حویلی کی ساری لائٹس آف کرنے کا کیا دیا ہے؟ ارتضا کا غصہ پل میں غائب ہوا تھا۔ کچھ طاقت کی خاموشی کا راج ہوا تھا ان دونوں کے درمیان جسے مہین نے توڑنے میں پہل کی تھی۔ آپ بارش میں نہیں بھیگتے کیا؟ ارتضا کو خاموشی سے برستی ہوئی بارش کو دیکھتا ہوا پا کر وہ سوال کر گئے تھے۔ نہیں، متصل سا جواب دیتا ہوا وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہین کا ہاتھ ابھی ارتضا کے گرد میں تھا۔ تو مجھے ہی بھیگنے دے دیں، اب تو ساری حویلی کی لائٹس آف ہو گئی ہیں۔ کافی دیر سے ارتضا کے ساتھ برستی بارش کو دیکھا وہ تاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اب میری بات تھوڑی مانیں گی، وہ بھی اس کی جس جلا سے آپ نفرت کرتی ہیں۔ مہین کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ میں نفرت نہیں کرتی آپ سے، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ بلا وجہ میں آپ سے اب کیوں نفرت کروں؟ پھر سرد رویہ کیوں میرے ساتھ؟ مہین کی ہلکی سی آواز میں دیے گئے جواب پر وہ سوال کر گیا تھا۔ مجھ سے مال والی آپ کی حرکت بھولی نہیں جاتی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرا لہجہ خود بخود سرد ہو جاتا ہے۔ مہین کا انداز کسی ملزم کے اعتراف جرم کے جیسا تھا۔ مگر آپ تو اچھے سے بات کر ہی ہونا، اور آگے بھی اچھے سے کروں گی۔ ارتضا کا ہاتھ پکڑتی ہوئی ارتضا کو حیران کر گئی تھی۔ باہر تو نہیں ہو گیا آپ کو؟ اپنے ماتھے پر رکھے ہوئے ارتضا کے ہاتھ کو وہ غصے سے جھٹک گئے تھے۔ مہین کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ اب نیچے نہیں چلنا آپ کو؟ ہفکے سے کہتے ہوئے ارتضا کے مسکراتا ہوا دیکھ کر نظریں جھکا گئے تھے۔ چلیں؟ مہین کے ہاتھ کو واپس سے تھام گیا تھا۔ آپ تو سرجری کے بعد آنے والے تھے نا؟ اندھیرے میں ارتضا کا ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے وہ ارتضا کے اچانک آنے کا سبب جاننا چاہ رہے تھے۔ آپ کہیں تو واپس چلا جاتا ہوں، عام سے انداز میں کہتا وہ رکا تھا۔ میں ایسا کب کہا؟ آپ نے کہا تھا کہ سرجری کے بعد آئیں گے، اس لیے پوچھا تھا میں نے۔ خود کو کمپوز سے کرتی ہوئی اداس ہوئی تھی ارتضا کے واپس جانے کا سن کر۔ آپ کمرے میں جائیں اور چینج کر لیں، میں ماں سرکار سے مل کر آتا ہوں۔ ارتضا کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سوئے ہوئے تھے تم؟ رات 11 بجے حیا کی کال پر وہ ذرا حیران نہ ہوا تھا۔ نہیں، جاگ رہا تھا، عام سے انداز میں بولتا ہوا وہ بیڈ کرون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ ہماری منگنی کے بعد کی پہلی بارش ہے۔ حیا کی چکتی ہوئی آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ پر مجھے تو آ رہی ہے، حیا کو چھیڑنے کی غرض سے بول رہا تھا۔ بڑے ہی کوئی بد مزہ انسان ہو تم، جب بھی تو میں تمہیں سڑی ہوئی ککڑی کہتی ہوں۔ چپتے وہ چبا کر بولتے، برائے مہربانی مجھے سونے دو اور تم جاگتی رہو۔ تباہی! حیا کی اب کی بڑبڑاہٹ گئی تھی۔ بار میں جاؤ تم، دیکھنا چاندی کے بعد یہ تباہی تمہیں اور تمہاری نیند کو تباہ کر دے گی۔ بنا حیدر کی سنے وہ غصے سے کال کاٹ گئی تھی۔ کاش مجھے پہلے تم نظر آ جاتی، یہ سوچ کر اسے ملال ہوا تھا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، تم ہی ہو جو میری زندگی میں تباہی مچانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ حیا کے فون کاٹنے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے کافی دیر تک اسے سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ شاہدہ بیگم کے کمرے کا دروازہ لاک دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی سمت پڑا تھا۔ بھوک اور تھکن کی وجہ سے ان کے کمرے کی سمت آیا تھا، مگر لاک دیکھ کر وہ کچن میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لائٹس آن کرتا ہوا
वो पहले चेंज करने का सोच कर अपने कमरे में गया था, जहाँ पर माहीन को बेड पर दराज देकर उसकी भवें सक्रिय थी। थोड़ी देर बाद शावर लेने के बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि माहीन के पुकारने पर रुका। कहाँ जा रही हैं आप? इर्तिजा को जाता हुआ देखकर वो उठ बैठी थी। भूख लग रही है मुझे, इसलिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। नाप पर हाथ रखते हुए उसे थक्कन से चूर लहजे में बोला था। आप बैठे, मैं ला देती हूँ आपके लिए खाना। बेड से उतरती हुई फर्मा बरदार बीवी की तरह मुस्कुराकर बोलती हुई उसे देख रहे थे। माहीन का बदला हुआ अंदाज उसे हैरत में मुतला कर था। ठीक 10 मिनट बाद हाथों में ट्रे थामे में माहीन कमरे में दाल हुए थे। ट्रे लाती हुई माहीन को देखकर मुस्कुराया था, मगर ये मुस्कुराहट कुछ सेकंड की मेहमान थी। ये रहा आपका खाना। इर्तिजा के सामने ट्रे रखती वो चेहरा का बोली थी। थैंक यू, मुस्कुराकर माहीन को देते हुए इर्तिजा ने अपने सामने रखी हुई ट्रे को देखकर मुस्कुराहट सिमट सी गए थे। क्या हुआ? इर्तिजा की ट्रे पर ठहरी नजर को नोटिस कर लिए थे। कुछ नहीं, जबरन मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो ट्रे में रखे हुए ब्रेड के सूखे स्लाइस और चाय के 2 कपों को देखकर वो अपनी किस्मत पर मातम कुना था। क्या हुआ? ये खाना अच्छा नहीं लगता आपको? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो इर्तिजा के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। इसे खाना कहते हैं? ज़ेरेला बड़बड़ाया था। 10 मिनट में तो सिर्फ यही बनाया जा सकता है ना? इर्तिजा की बड़बड़ाहट पर बाहूबी सुन चुके थे। ये आपने बनाया है? ब्रेड को देखकर तंजिया अंदाज में पूछा था। ये मैंने तो फ्रीजर से निकाल कर ट्रे में सजाई है, बनाया तो मैंने सिर्फ चाय है। खाना इसलिए नहीं लाई क्योंकि वो रहीम की मम्मा ने बनाया था और मुझे रहमा ने बताया था कि आप मुलाजमों के हाथ से पानी लेकर नहीं पीते कुछ आके खाना, इसलिए मुझे यही मुनासिब लगा। तफसील से बताती हुई इर्तिजा को ब्रेड के सूखे स्लाइस खाता देखकर खामोश हुए थे। मही को बेड पर बैठे हुए आराम से चाय पीता देखकर वो सूखे स्लाइस को बामुश्किल चाय घूंट पड़कर हलक से नीचे उतार रहा था। इर्तिजा जो अपने आने वाले दिनों को सोचकर परेशानी से गहरा सांस बढ़ गया था, चुस्कियों के साथ ही चाय पीते हुए मही को वो तासुब से देख रहा था। सही कहा है किसी ने, अपनी लस्सी किसको खट्टी लगती है। वैसे ही मही को अपने हाथ की बनाई हुई बदज़ोक चाय बड़ी लाजवाब लगे थी। जब भी तो इतने आराम से बैठी हुई पी रहे थे, बुरा सा मुंह बनाए हुए। जैसे जैसे वो मही की बनाई हुई बदमजा चाय पी रहा था, वैसे ही उसे लग रहा था अब सारी की सारी चाय बाहर आएगी। चाय खत्म करके वह कमरे से बाहर जाने के लिए उठा था। आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा लिया आपने फिर? मही को आंखें फाड़कर सवाल करता देखा इर्तिजा को आज वो सही मैनू में अपने शादीशुदा होने का एहसास हुआ था। वॉक करने के लिए जा रहा। अब उसे क्या बताता कि बदज़ोक चाय का जायका खत्म करने की आता वो किचन में जाने का इरादा रहता था। कुछ ना कुछ तो उसे जरूर मिलेगा खाने के लिए, जिससे उसके मुंह का जायका चेंज हो जाएगा। अच्छा चले, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। इर्तिजा हैरानगी से उसे देख रहा था। क्या करेंगे आप वॉक करके? आप आराम करें, अभी बारिश में भीगी हैं आप, कहीं ठंडी हवा की वजह से आपको सर्दी ना लाचे। बारिश के बाद चलती हुई तेज ठंडी हवा का हवाला दे रहा था। मुझे कुछ नहीं होने वाला इन ठंडी हवाओं से, शहर की मैं हूँ, फिर भी एहसास आप हैं। इर्तिजा के एहसास पर चोट करती हुई अपने सर पर दुपट्टा ठीक करती मुस्कुरा रहे थे। चलें? इर्तिजा से पहले वो जाने को तैयार करती। मेरा इरादा बदल गया अब वॉक करने का। थकामी महसूस हो रही है, अंगड़ाई लेता हुआ वापस बैठ के सिमट पड़ा था। अच्छे से जानती हूँ डॉक्टर जलाल, ये वॉक करने का तो महज बहाना है आपका। हकीकत में तो मेरी बात सोच चाय का असर दूर करने की खातिर नीचे जा रहा था। लब दबाए वो अपनी शरारत को समझकर मुस्कुराए थे। 3 दिन बिना मुझे बताए घर से बाहर रही हैं जलाल साहब, कुछ तो मैं भी बीवी वाला बदला लूँ ना। फ्रीजर में रखे हुए मक्खन और जैम को नजरअंदाज करती हुई देखी ब्रेड को ट्रे में रखती हुई मुस्कुराए थे। अपने लिए चाय कप में अंडेलती हुई बाकी की बची हुई चाय में पानी डालती हुई मुस्कुराए थे। अच्छे से जानती हूँ सब मेरी गलती है, मगर सही उन्होंने भी नहीं किया। मुझे सब बताते तो क्या मैं नहीं मानती? दिल में होते मलाल को सैर पर कर गए थे। आंखों पर दायां हाथ रखकर लेटे हुए इर्तिजा को देखकर उसके बराबर में आ बैठे थे। मुझे देखने से जब आपको फुर्सत मिल जाए तो प्लीज लाइट ऑफ कर दीजिएगा। आंखों पर हाथ लगे वो मही की नजरों पर महसूस कर रहा था। मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं तो कुछ सोच रही थी। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो फौरन से खुद को कंपोज कर गए थे। जब अपनी सोचों से फारुग हो जाए तो सो जाइएगा। साइड लैम्प ऑफ करके वो इर्तिजा जरा फासले पर लेटे थे। फिर से चले गए क्या? रात के दूसरे पैर में इर्तिजा की जगह हाली महसूस करती वो लैम्प ऑफ करके बैठ गए थे। वो लैंप ऑन करके बैठी थी। क्या हुआ महीन? दोनों हाथों से सर थामे महीन को बैठा देखकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए इर्तिजा ने पूछा था। आप कहाँ चले गए थे? इर्तिजा को सामने देखकर वह हैरान हुई थी। कहीं भी नहीं, आपके सामने तो हूँ। महीन के हाथ पर हाथ रखता हुआ उसे अपने होने की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। आप क्या समझ रहे थे? महीन के बालों में उंगलियां चलाते महीन के अचानक से बदले हुए अंदाज को चौंका रहे थे। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आंखें बंद किए उसे अपने बालों में इर्तिजा की चलती हुई उंगलियां सुकून बख्श रहे थे।
کچھ دیر بعد ہی نیند کی وادی میں اترتے ہوئے مہین کو دیکھ کر اپنی اچانک سے بدلی قسم پر رشک کر رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ مہین کے ساتھ اور اعتبار کے لیے اسے ساری عمر ہی ہاک چھانی پڑے گی، مگر اتنی جلدی مہین کو بدلے دیکھ کر وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ عجیب سی کشمکش چل رہی تھی اس کے دماغ میں۔ فضا میں گونجتی ہوئی فجر کی اذان کی آواز پر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا وضو کرنے کی غرض سے باتھ روم کی سمت پڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہوئی مہین کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ سٹائل لیمپ پر رکھے ہوئے اپنے سیل فون کو اٹھا کر وہ گلاس ونڈو کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر ہی، کیسی طبیعت ہے اذہان کی؟ میڈیسن تو دی نا آپ نے اس وقت پر؟ فون اٹینڈ کرتے ارتزا نے سوال کیا تھا۔ آپ نے بے فکر رہے سر، میں نے اسے وقت پر انجیکشن بھی دے دیا تھا اور میڈیسن بھی۔ آپ سوئی ہوئی تھی؟ ڈاکٹر ہی کے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز کو بہت بھی محسوس کر گیا تھا۔ جی سر، بس تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگ گئی تھی، پر اب میں اٹھ گئی ہوں۔ ارتزا کے ڈاکٹر سوائے دیتے ہوئے جلدی سے بولتے، آپ سے لاپرواہی کی امید نہیں تھی مجھے ڈاکٹر ہی، ہلکی آواز میں گڑگڑایا تھا۔ سوری ٹو سے سر، اذہان صرف دیکھ نہیں سکتا، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے خدا نہ سے کوئی بڑی بیماری ہو۔ ارتزا کی اذہان کو لے کر اتنی فکر پر وہ پھٹ پڑتے۔ آپ نے اذہان کی میڈیکل رپورٹ اچھے سے پڑھی تو تھی نا ڈاکٹر ہی، یا اسے اپنے سامنے رکھ کر آپ سو گئے تھے؟ چبا کر بولتا ہوا ڈاکٹر ہی کی نیند پر چوٹ کٹ گیا تھا۔ جی، آپ کی بات ہی منمنائے تھے، تو پھر آپ نے رپورٹ کے پیج نمبر 5 کی 3rd لائن تو آپ نے پڑھی ہی ہوگی۔ پیج نمبر 5 کی 3rd لائن تو آپ نے پڑھی ہی ہوگی، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وقت کے ساتھ اذہان کی ذہنی مریض بگڑ سکتی ہے، زیادہ دیر سونے سے وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ پڑھا تھا نا آپ نے یہ ڈاکٹر ہی؟ لفظ پر دو دیتا ہوا ہیر کی خاموشی پر گہرا سانس بڑھ گیا تھا۔ ہیر کی خاموشی اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ ڈاکٹر ہیر نے رپورٹ ٹھیک سے نہیں پڑھی، جب بھی تو وہ چونک گئے تھے۔ ارتزا کے منہ سے اذہان کی خراب ہوتی ذہنی حالت کا سن کر سختی سے باہر آئی اور اذہان کو چیک کریں وہ سو رہی ہے یا بے ہوش ہے۔ ارتزا کے بولنے پر فوراً سے اذہان کی نبض چیک کرتی ہوئی اسے سوتا دے کر پرسکون ہوئی تھی۔ سو رہا ہے سر، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ ابھی 4:30 بج رہے ہیں، ٹھیک 7 بجے تک اذہان کو اٹھا دیجیے گا۔ جب وہ اٹھ جائے تو میل اسٹاف کو بلا لیجیے گا تاکہ اس کے چینج کرنے میں مدد کر سکے۔ جب وہ فارغ ہو جائے تو اسے اچھے سے بریک فاسٹ کروا دیجیے گا، اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے واک کروانی ہے آپ کو۔ یہ سب یاد سے کرنا ہے آپ کو۔ اپنی سنا کر وہ فون رکھ گیا تھا۔ واپس سے مہین کے برابر میں کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ صبح 7 کے وقت حویلی کے تمام ملازمین اٹھ جاتے تھے۔ یہ رول شروع سے شاہ حویلی میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے سورج 400 اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا، ویسے حویلی کے مکین اپنے اپنے بستر چھوڑ کر فریش ہو کر ڈائننگ روم اکٹھے ہو رہے تھے۔ کراؤن سے ساتھ ہی ٹیک لگائے بیٹھے وہ سو گیا تھا۔ سورج کی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ مہین کو اپنے سینے پر سر رکھ کے سوئے دے کر وہ مسکرایا تھا۔ مہین کی نیند کا خیال کرتا ہوا وہ جاگنے کے باوجود بھی ایک سمت لیٹا رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے مہین شاہ جو آپ اتنی جلدی بدل گئی ہیں؟ مہین کے چہرے پائے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا اس کی سکڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ارتزا کے سینے پر سر رکھے ہوئی سوئی ہوئی مہین کسمساتی ہوئی مسکرا کر آنکھیں کھول گئے تھے۔ سوری، خود کو ارتزا کے اتنے قریب لیٹے دیکھ کر فوراً سے خدا کر پیچھے ہوئے تھے۔ اٹس اوکے۔ ارتزا کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ شرم نظریں جھکائے ہوئے تھے۔ آپ آج شام 4 بجے تک تیار رہیے گا، ہمیں ڈنر کے لیے ڈاکٹر عامر کے گھر جانا ہے۔ مہین کے مثبت میں ہلتے ہوئے سر کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم سے اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں گھسا تھا۔ اوف! مہین ارتزا کے اتنے قریب خود کو سوچ کر بھی شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے سائیں کی شادی ہو گئی ہے؟ ریحان کی آواز سر جھکے وہ اس کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جانتی ہو نکاح ہوا تھا جب بھی آپ ایسے ہی آئے تھے مجھے بتانے۔ نوری کے جواب پر وہ کہہ کر لگا گیا تھا، بہت ہی منحوس رات تھی وہ جب میں آپ کی گاڑی کے سامنے آتی، کاش اس رات میں مر جاتی تو زیادہ اچھا رہتا۔ ریحان کی اپنی پیٹھ پر رینگتی ہوئی انگلیوں کو محسوس کرتی خود کے فیصلے پر۔ اس وقت شاہ حویلی سے نکال دینے کے بعد وہ بنا اپنے ماں کو لیے ہوئے اکیلی حویلی سے نکلی تھی۔ آندھا دھند بھاگتی ہوئی اپنی آنکھوں میں پڑتی ہوئی کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتی رکی تھی، اور اسی وقت اپنے گھر جاتا ہوا ملک ریحان جو نشے کی حالت میں اپنے کار ڈرائیو کر رہا تھا، کسی کو گاڑی کے سامنے کھڑا دیکھ کر اچانک سے بریک لگا گیا تھا۔ ارے واہ! نوڈی کو سامنے دیکھ کر وہ چہکا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو اپنے اس دل ربا حسن کو لیے بھاگتی پھر رہی ہو؟ اگر اپنا حسن سنبھالا نہیں جا رہا تو مجھے بڑھا دو، میں سنبھالنے میں مدد کر دوں گا۔ نشے میں بہتا ہوا نوری کی جانب جھکا، جس پر نوری نے اسے خود سے دور کرنے کے لیے دھکا دیا تھا، جس پر وہ ہنستا ہوا پیچھے ہو گیا تھا۔ آؤ چھوڑ دیتا ہوں تمہیں شاہ حویلی، کیا یاد کرے گا تمہارا ارتزا سائیں کے ملک ریحان نے اس کی حویلی کے نوکرانی کو باعزت چھوڑ کر گیا ہے۔
शान बे नाज़ी से कहता हुआ इर्जा के नाम पर आए हुए नूरी की आंखों में आंसू देखकर संजीदा हुआ था। मुझे नहीं जाना शाह बेली, वापस, वो बड़ाई हुई आवाज में बोले थे। फिर कहाँ जाओगी इतनी रात में? आंखों पर जोर देकर वो पूछ रहा था। किसी ऐसी जगह जहाँ पर मैं शाह बेली के नौकरानी के नाम से जानी ना जाऊं, जहाँ मेरा नाम और औकात दोनों से कोई भी वाकफ ना हो। नम आंखों से बोलती हुई खुद अनजान थी कि उसे के वो कहाँ जाना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जा सकता हूँ, मगर एक शर्त पर। बिना लड़खड़ाए लहजे में संजीदा सा बोल रहा था। कैसी शर्त? रेहान जैसे शख्स से उसे ऐसे वैसे अच्छे की उम्मीद तो ना थी, फिर भी वो पूछ गए थे। मुझे तुम चाहिए और तुम्हें नाम औकात के साथ दौलत और शोहरत चाहिए, सही कहा ना? रेहान की फटी आंखों से देती वो मुस्बत में गर्दन हिला गया थी। आओ गाड़ी में बैठो, तुम शोहरत की दुनिया में अपने साथ लेकर चलता हूँ। मुकरना मत, तुम मेरी बन करोगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी, फिर देखना कैसे आसमान को छूती हो तुम। ऊपर से लेकर नीचे तक देता हुआ नूरी का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा गया था। थोड़ी देर की मुसाफत के बाद गाड़ी मलक हाउस के पोश एरिया में रुके थे। गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आने वाली शमाइजा थी, रेहान मलक की बीवी, जो इस पर रेहान के इंतजाम में परेशानी से घर में चक्कर काट रहे थे। शुक्र है आप आए, मेरी तो जाने निकली जा रही थी। रेहान के पीछे आती नूरी को देखकर वो पल भर के लिए शॉक्ड हुए थे। ये कौन है रेहान? ये मेरे दोस्त की बहन है, माँ बाप नहीं है उसके। एक बाही था जिसने कुछ अर्से पहले इंतकाल हो गया था, अब चचा वालों ने उसे इस घर से निकाल दिया। ये तो शुक्र है कि रात की इस पर ये मुझे मिल गई, अगर किसी और के साथ लग जाती तो न जाने बेचारे के साथ क्या हो जाता। ये सोचकर मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस से वहीं पर छोड़ आता हूँ जहाँ से ये मुझे मिली है। शमाइजा की नरम व एहसास तबीयत को अच्छे से जानता था, तभी उसने दुख की कहानी सुनाई थी। वहीं नूरी उसे नशे में भी इतने अच्छे से झूठ बोलता देखकर हैरान कर दिया। नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि आपने तो ये नेक काम किया ना, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे। अल्लाह की गाय। नूरी की सिमत बढ़ती हुई शमाइजा को देखकर वह बड़बड़ाया था। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सारे सवाल यहाँ पर ही पूछ लेना, शमाइजा की बात करता हुआ तलह लहजे में बोला था। आओ मेरे साथ। रेहान कैसे रवैये की वो आदि थी, तभी बिना कोई भी तासर दिए वो नूरी को अपने साथ लिए घर के अंदर की जाने बढ़ दिया। आपके और मलक साहब की बच्ची हैं क्या? नूरी ने अचानक से पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराए थे। नूरी को खाना खिलाने के बाद शमाइजा ने उसे अपने साथ ही गेस्ट रूम में लेकर जा रहे थे। जी, मेरी और रेहान की 2 जुर्मा बेटियां। शमाइजा के बताने पर नूरी की नजर अपने पीछे खड़े रेहान पर गए थे, जो उसे खामोशी से जाने का इशारा कर रहा था। नूरी की आंखें खुद ब खुद नरम हुई थी इन दोनों बच्चों का सोचकर। पीछे से नूरी को जाता देखकर वो अपने कमरे में गया था, जहाँ उसकी दोनों बेटियां बड़ी ही शान से बेड पर सोए थे। मुझे माफ कर दे। अरे पागल, तक माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ये सब हुआ है। इस सब में अल्लाह पाक की मर्जी शामिल है, और देखना इसमें तुम्हारी भलाई ही छुपी हुई होगी। नूरी को गले से लगाए हुए वो अनजान पोली बाली सी लड़की मुस्कुरा रहे थे। नूरी को यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। रेहान की दोनों बेटियां अनाबिया और अबिया दोनों ही उससे काफी अटैच्ड हो गए थे। शमाइजा को नूरी के पास ना पाकर रेहान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया था। आज इर्जा शाह का निकाह हो गया है, लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ रेहान मलक नूरी को देखकर बोल रहा था, जैसे उसे सुनाड़ा। नम आंखों से रेहान को देखती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे शहर जाना है आज ही, तैयार है ना? शाम तक ले चलूंगा। दिन ब दिन नूरी के लिए रेहान के एहसास बदल रहे थे। कहाँ खो गई प्रिया नूर? नूरी की आंखों के सामने हाथ लहराता हुआ मुस्कुराया था। आइसक्रीम खाने चले? नूरी के अंदाज से वो एक पल के लिए चौंका था। लेकर चलेंगे? रेहान की आंखों में देती वो पूछ रही थी। बस नहीं, रेहान ने हार मान ली थी और साथ ले जाने पर हामी बढ़ गया था।